आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। सबसे पहले खबर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी के जवाब की। पीएम मोदी ने संसद में विपक्ष पर करारा हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास से कुछ लोग नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल तक यूपीए की सरकार ने हर मौके को मुसीबत में बदल दिया। पीएम ने कहा कि जब लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं तो साफ होता है कि किसमें कितनी क्षमता है। पीएम ने बताया कि दुनिया में भारत की छवि बदल रही है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि 2004 से 2014 तक यूपीए का शासनकाल घोटालों का काल रहा और देश में आतंकियों की दहशत थी। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था। उसी समय ये 2G मौका मुसीबत में सिविल न्यूक्लियर डील हुआ। जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। रुचि, प्रवृत्ति, प्रकृति के अनुसार सबने अपनी बातें रखी और जब इन बातों को गौर से सुनते हैं, उसे समझने का जब प्रयास करते हैं, तो ये भी ध्यान में आता है कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है। ये सारी बातें प्रकट होती ही हैं और देश भली भांति तरीके से उसका मूल्यांकन भी करता है। तो विपक्ष पर पीएम पर हमले के मायने को जरा समझिए। पीएम ने यूपीए शासनकाल और बीजेपी शासनकाल का फर्क बता दिया। पीएम ने बता दिया कि पिछले 9 साल में क्या क्या बदलाव आए हैं। पीएम ने बताया कि भ्रष्टाचार अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी ने बताया कि अब आतंकवाद का खतरा नहीं है। पीएम ने बताया कि दुनिया में भारत की छवि बदल चुकी है। आगे बढ़ते हैं। संसद में पीएम मोदी के भाषण पर महागठबंधन ने आपत्ति जताई। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष जब सच्चाई सामने लाता है तो केंद्र सरकार को अच्छा नहीं लगता। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषय, आतंकवाद जैसे गंभीर विषय जो आम सहमति का हमारा राजनीतिक संस्कार था, वैसे सवालात को भी आपने राजनीति का मुद्दा बना दिया और आरोप दूसरे के मत्थे मढ़ रहे हैं। नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष पर सीधा प्रहार करते हैं। क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं हो रहा? इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? महंगाई बेतहाशा वृद्धि नहीं हुई? बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं हुआ? रोजगार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं, जो अपने बयानों से नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। महागठबंधन से डील की बात कहने वाले कुशवाहा ने साफ कर दिया है उन्हें तेजस्वी का नेतृत्व मंजूर नहीं। कुशवाहा ने यह भी कह दिया कि उन्हें पार्टी में किसी पद की लालसा नहीं है और वे कार्यकर्ता बनकर रहने को तैयार हैं। तेजस्वी का नेतृत्व मंजूर नहीं,
नीतीश आरजेडी वाली डील रद्द करें। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी की वजह साफ कर दी है। कुशवाहा का साफ कहना है कि 2025 में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान से नाराजगी है। सीएम से अपील करते हुए कुशवाहा ने कहा कि अगर आरजेडी से ऐसी कोई डील हुई है जिसमें महागठबंधन तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तो इस डील को रद्द किया जाए। कुशवाहा ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के चेहरे की जगह जेडीयू के किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। पूरी गुंजाइश है। हम तो कह रहे हैं, हम तो बार बार इंतजार में हैं कि कब मुख्यमंत्री जी का बुलावा आवे और हम जाएं मुख्यमंत्री जी के पास, क्योंकि पार्टी को बचाने की चिंता है। कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो जाएगा। जो बर्बाद हो रहा है, अगर रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ तो यह पार्टी बर्बाद हो जाएगी और यह घोर चिंता का विषय है मेरे लिए भी और करोड़ों लोग जो बिहार के इस पार्टी से जुड़े हुए हैं सबके लिए। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी की वजह साफ करते हुए कहा कि वे 5 रुपए की सदस्यता वाले साधारण मेंबर बनकर पार्टी में रहने को तैयार हैं। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोई इच्छा नहीं है और सीएम जब कहेंगे वे एमएलसी पद से इस्तीफा दे देंगे। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि साधारण मेंबर, प्राथमिक सदस्य जो 5 रुपया वाला होता है वही बन के हम जेडीयू में रहेंगे। हमको, मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है कोई लव कुश समाज का, कोई अति पिछड़ा समाज का या किसी दूसरे समाज का भी जिसको लोग पसंद करते हो, सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोग जिनको चाहते हो, वैसे उनमें से किसी को बना दीजिए। छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा की बात, हम कहाँ अपनी बात कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव को बोला गया है कि आगे के वही अब सीएम है, तो उस पर विराम लगे। इस पर तो बिहार की जनता कभी तैयार नहीं होगी। कुशवाहा ने एक बार फिर कहा है कि पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बड़ी संख्या में लोगों ने कुर्बानी देकर पार्टी बनाई है और वे चाहते हैं कि पार्टी को मजबूत बनाया जाए। यानी कुशवाहा ने एक बार फिर गेंद नीतीश के पाले में डाल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो उपेंद्र कुशवाहा चाहते क्या हैं वो समझिए। डील की बात कहकर जेडीयू पार्टी का भविष्य बताना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई डील हुई तो जेडीयू का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। ये बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही हैं। पार्टी की मजबूती के प्रति जो अपनी कर्तव्य निष्ठा है उसे जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं को तेजस्वी के खिलाफ करना चाहते हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं के मन में नेतृत्व का भाव पैदा करना भी चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप भी कल मुख्यमंत्री बन पाएंगे। बिहार में कुशवाहा वोट बैंक का एकमात्र नेता बनना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। लालू विरोध की राजनीति करने वाले कहां जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा ये भी सोच रहे हैं। कुशवाहा ने हक की बात क्यों उठाई इसे भी समझना जरूरी है। कुर्मी से ज्यादा कुशवाहा का वोट प्रतिशत है और कुशवाहा और कुर्मी मिलाकर 12% वोट बैंक है। अब 12% वोट बैंक 2005 से लेकर अब तक नीतीश के साथ हैं, तो 12% में सिर्फ कुर्मी 3% है, बाकी 9% कुशवाहा है। तो 9% वोट बैंक कुशवाहा का हक जेडीयू में ज्यादा अधिकार बनाता है और अब तक कुशवाहा और कुर्मी ने ही नीतीश को सीएम बनाए रखा है, तो उनका हक जायज है। जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह की बात करते हैं, जिनके ठिकानों पर आज छापेमारी जारी रही है। जांच में करोड़ों के ट्रांजैक्शन के साथ करीब 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। इनकम टैक्स की टीम देश भर के 7 शहरों में राधाचरण शाह के 18 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ और उनके बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर दूसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि पटना, आरा सहित देश के 7 शहरों के 18 ठिकानों पर छापेमारी में करीब 1 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। वहीं 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन की भी बात सामने आई है। इसके अलावा लाखों के जेवरात और जमीन की डीड सहित बेनामी संपत्ति के भी कागजात मिले हैं। रात भर ये छापेमारी चलती रही और छापेमारी आज भी सुबह से चल रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो राधाचरण सेठ के जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके आवास पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो घर के अंदर हैं और छापामारी अभी भी जारी है। और जो जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पर कैश की बरामदगी भी हुई है और इसके अलावा करोड़ों के जो ट्रांजैक्शन है उसकी जानकारी भी इनकम टैक्स वालों को मिली है।
राधाचरण शाह ने फर्श से अर्श तक का सफर किया है। 70 के दशक में आरा स्टेशन के बाहर राधाचरण शाह मिठाई की दुकान चलाते थे। शाहाबाद इलाके में उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। पहली बार आरजेडी कोटे से एमएलसी का चुनाव लड़ा और एनडीए के हुलास पांडे को हराया। राजनीतिक क्षेत्र में कद के साथ उनका बिजनेस भी बढ़ता गया। होटल कारोबार से राधाचरण शाह रियल एस्टेट के कारोबार में उतरे, फिर बालू का कारोबार शुरू किया। अभी कई राज्यों में राधाचरण शाह का कारोबार चल रहा है। हालांकि जेडीयू इसे राजनीतिक बदले से की गई कार्रवाई बता रहा है। फिलहाल इनकम टैक्स की जांच जारी है। फिलहाल इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो तय है, इस छापेमारी के बाद बिहार की सियासत में काफी सरगर्मी तेज हो गई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। टैक्स चोरी में घिरे जेडीयू एमएलसी के मायने समझिए। जेडीयू नेता राधाचरण सेठ की पहचान एक बड़े कारोबारी के तौर पर होती है। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कई व्यवसाय वो करते हैं। बालू कारोबार में टैक्स की चोरी करने का उनके ऊपर आरोप है और आईटी की टीम ने 7 राज्यों में 18 ठिकानों पर छापेमारी की है और अब तक करीब 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन का पता चला है। समझने वाली बात यह है कि राधाचरण शाह ने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया। मिठाई बेचने से लेकर सियासत तक राधाचरण सेठ ने अपनी पहुंच बनाई। सत्ताधारी दल जेडीयू के टिकट पर 2 बार एमएलसी बने। कारोबार में सियासी रसूख दिखाकर मोटी रकम अर्जित की। नियमों को ताक पर रखकर पैसे बनाने का उनके ऊपर आरोप है। जांच में पकड़े जाने पर आईटी की टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर धावा बोला। आगे बढ़ते हैं। धनबाद के ओवरब्रिज के नीचे चलने वाली दुकानों के दुकानदार हेलमेट लगाकर पेट चला रहे हैं, जिंदगी बचा रहे हैं, क्योंकि जर्जर ओवरब्रिज का टुकड़ा अक्सर टूटकर सिर पर गिरता है। सिर पर हेलमेट और गर्मा गर्म कड़ाही में चाउमीन की भुनाई। ये तस्वीरें देखकर आप भी चकरा गए न? ये नजारा है कोयलांचल की लाइफलाइन यानी बैंक मोड़ के ओवरब्रिज के निचले हिस्से का, जहां एक कतार से नूडल्स से लेकर चाट फुचके जैसी खाने पीने की कई दुकानें खुली हुई हैं। पर जर्जर ओवरब्रिज की हालत ऐसी कि उसके मलबे का टुकड़ा अक्सर टूटकर सिर पर गिरता रहता है। उससे बचने के लिए और दुकानदारी चलाने के लिए इन दुकानदारों ने हेलमेट लगा रखी है, ताकि पेट भी चलता रहे और जिंदगी भी बची रहे। यहाँ से पत्थर गिरता है बड़का बड़का। ऊपर क्या वो ढला है, रोड वाला, ब्रिज वाला। तो वो मलबा गिरता रहता है, ढलैया टूट टूट के गिरता रहता है। उसी का डर से हम लोग लगाए हुए हैं, जो कहीं लग ना जाए हम लोग को। डर मतलब हमेशा डर लगा रहता है। बहुत बहुत बड़ा बड़ा, एक बार तो बड़ा गिरा है, वहाँ देखिए ना, कल परसों गिरा है। पुल गिर गया है, टूट गया, गिर जाता है। अच्छा, इसमें बड़ा बड़ा पत्थर गिर जाता है, बड़ा बड़ा पत्थर गिर जाता है सर, बड़का पत्थर गिर गया है। साल 1971 में बना ये ओवरब्रिज अब 55 साल का हो चुका है। इसकी रेलिंग टूट फूट कर गिरती रहती है। छत से प्लास्टर का टुकड़ा टूट कर गिरता रहता है, जिससे अक्सर राहगीर घायल होते रहते हैं। उस ओवरब्रिज के नीचे फास्ट फूड की दुकान चलाने वाले इन दुकानदारों के सिर पर दिन रात मौत का खतरा मंडराता रहता है। पर करें तो क्या करें, पेट का सवाल जो है, दुकान भी नहीं हटा सकते और बेशकीमती जान भी बचानी है। ऐसे में ये हेलमेट इनका सुरक्षा कवच बन गया है। शौक तो नहीं है पहनने का हेलमेट, ऊपर से ब्रिज के ऊपर से मलबा गिरते रहता है। हम लोग सामने काम कर रहे हैं, कहीं गिर गया सर के ऊपर या कुछ हादसा हो गया, बड़ा हादसा, तो उसका रिस्क कौन लेगा? मतलब राहगीर तो और जो कस्टमर वो आके चले जाते हैं। हम लोग तो हमेशा यहाँ खड़ा रहते, तैनात रहते, हम लोग यहाँ काम करते रहते हैं। लगभग कितना देर यहाँ? तकरीबन 11 बजे तक, रात तक हम लोग यहाँ रहते हैं। नया मोड़ से भूली और वासीपुर जाने वाले इस रास्ते में ओवरब्रिज के नीचे ऐसी 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें चलती हैं, जहां सैकड़ों युवकों की रोजी रोटी चलती है। पर ओवरब्रिज की जर्जर हालत ने इन सभी की जिंदगी खतरे में डाल दी है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। इधर रांची में दबंगों ने जेसीबी से 2 मंजिला मकान का अगला हिस्सा गिरा दिया। मकान में रहने वाला परिवार बेबस होकर देखता रहा, लेकिन दबंगों ने एक ना सुनी। चंद सेकंड पहले तक इमाजी B60 नामक इस 2 मंजिला मकान में जिंदगी खिलखिलाती थी। इस मकान में सिंह परिवार का
पूरा संसार बसा हुआ था। पर जेसीबी के भारी भरकम पंजे ने खुशियों के आशियाने को पल भर में तहस नहस कर दिया। जिस घर में समृद्धि और खुशहाली का बसेरा था, वो घर अब मिट्टी में मिल चुका है। ये नजारा है अरगोड़ा के हाउसिंग बोर्ड का, जहां इस घर को खाली कराने के लिए दबंगों की भीड़ ने पहले तो जेसीबी का डर दिखाया, पर जब सिंह परिवार ने घर खाली करने से इनकार कर दिया तो उस आशियाने को जेसीबी से तहस नहस करके रख दिया। बोलता है खाली करो, घर खाली करो। हाथ उठ पकड़ के सब मोबाइल वोबाइल कोई जब्त, सब कुछ जब्त हो गया। बोलता है ज्यादा करोगी तो मार हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसको भी धक्का धुक्की कर रही थी। तो फिर सब सामान वही लोग बाहर फेंकी। तो फिर उसके बाद हम लोग घर में ही थे, बुलडोजर चलने लगा। अरगोड़ा के हाउसिंग बोर्ड का ये मकान भरत सिंह के नाम पर है। उन्होंने अपने दोस्त डीएन सिंह को साल 2003 में ये मकान किराए पर दिया था। बदले में वो हर महीना किराया भी चुकाते हैं। पर दोस्त के दबंग बेटे की नजर करोड़ों की इस प्रॉपर्टी पर गड़ी हुई थी। उसने डीएन सिंह के परिवार को घर से निकालने की कई बार कोशिश की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस किया। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के फैसले से पहले ही दोस्त का दबंग बेटा अचानक जेसीबी लेकर आधम का और घर खाली नहीं किया तो घर की शक्ल सूरत ही बिगाड़ दी। ऑलरेडी हमको लिख चुका था और हम केस कोर्ट में कर चुके थे, इसीलिए उसमें अटैच किया इनवैलिड हो जाएगा। तो ये सोच रहा था किसी तरह ये कर दें, ये मैनेज कर लिया। कोई कहा होगा कि डराने के लिए कि डर जाएगा, इंजीनियर है कितना रेसिस्ट करेगा, तो डर जाएगा। आके हमको कैप्चर कर लिया तोड़ के। अरगोड़ा के हाउसिंग कॉलोनी में 2 मंजिला मकान पर चले दबंगई के बुलडोजर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। अब पीड़ित परिवार सड़क पर आ गया है तो जेसीबी से घर गिराने वाले दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा के सहायक अध्यापक और छात्रा के बीच अश्लील बातचीत के ऑडियो ने हड़कंप मचा दिया। अभिभावकों के हंगामे के बीच 2 आरोपी टीचर को बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है। भलुही हाई स्कूल के सहायक अध्यापक और छात्रा के बीच अश्लील बातचीत का ये ऑडियो वायरल होते ही खरौंधी के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज अभिभावकों का हुजूम स्कूल आधम का और आरोपी टीचर की करतूत के खिलाफ हंगामा करने लगा। गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों के हो हंगामे के चलते हाई स्कूल में कई घंटे तक पढ़ाई लिखाई ठप रही। नाराज अभिभावकों ने आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बड़ी आदमी ने ग्रामीण ने हम लोग जबर होकर उसको पूछताछ किए तो सच्चाई मिला कि मास्टर ने गलती किया है। लड़की को बुलाकर जबरदस्ती नवी लोगों बात अनाप शनाप बात जो है कि बुरा तरह की बात बोलती है। और चलिए बड़ी खबर आ रही है कटिहार से, जहां एक महिला पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुंगेर की रहने वाली प्रभा भारती घर से पुलिस लाइन लौट रही थी और इसी दौरान कोढ़ा थाना इलाके के NH 81 भटवाड़ा पंचायत भवन के पास महिला पुलिसकर्मी को गोली मारकर फेंक दिया गया है। शव के पास से जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर कटिहार से, जहां महिला पुलिसकर्मी की हत्या की गई है, गोली मारी गई है और बताया जा रहा है कि यह घटना कोढ़ा थाना इलाके के NH 81 के पास की है, जहां भटवाड़ा पंचायत भवन है उसके पास महिला पुलिसकर्मी को गोली मारकर फेंक दिया गया है और शव के पास से जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुट गई है। मुंगेर की रहने वाली है महिला जिसे गोली मारी गई है। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।